नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 8 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए बोधायस को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो संघवाद से रिलेटेड रहेगा और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नया पॉइंट आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 2-3 पॉइंट यहाँ पे नया आ रहा है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। यह है राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति। इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नया पॉइंट है, इसको भी हम देख लेंगे। पहला जो आर्टिकल है ये संघवाद से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 के पॉलिटी से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ जानने से पहले हम इसको बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि संघवाद होता क्या है। देखिए, संघवाद से संबंधित जो हमारे प्रावधान दिया गया है उसको हम जानते हैं। पहला चीज, संघवाद क्या है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हर वक्त रहता है कि संघवाद होता क्या है। देखिए, संघवाद जो चीजें होता है वास्तविक रूप से यह एक सरकार का ऐसा रूप होता है जिसमें देश के अंदर कम से कम 2 स्तर में मौजूद होता है। समझिए, मान लेते हैं कि ये केंद्र हो गया, उसके अंदर राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं। तो यहाँ पे 2 स्तर में होता है, एक स्तर, 2 स्तर, कम से कम 2 स्तरों पे यहाँ पे सरकार होती है, जिसमें हो सकता है कि पहला स्तर जो होता है केंद्र का होता है, दूसरा स्तर होता है और राज्य का होता है। लेकिन भारत में क्या है, इसको 3 स्तर में रखा गया है। एक स्तर बीच में और आता है स्थानीय। तो यहाँ पे भारत में कितने स्तर पे दिया गया है? 3 स्तरों पे, केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर पे, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पे। तो ये क्या होगा, संघवाद क्या होगा? संघवाद मतलब सरकार का ऐसा स्वरूप जहाँ पे 2 या 2 से अधिक मिलके, ठीक है, मिलके स्तरों पे मिलके सरकार का निर्माण हो, देश चले, सरकार चले। तो सरकार का प्रारूप कैसा होगा? संघवाद, संघीय सरकार स्थायी है। भारत में इसको 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। अब संघवाद से संबंधित कुछ संविधान में क्या प्रावधान है? देखिए, संविधान में, हमारे राष्ट्रीय संविधान में 2 तरह का बताया जाता है। एक तो संघीय सरकार और एक एकात्मक। 2 तरह की प्रचलन होती है, संघीय और एकात्मक। अब हम जानते हैं कि संघीय प्रावधान क्या होता है। अब संघीय प्रावधान को जानने की जरूरत है। देखिए, संघीय जो प्रावधान होता है इसमें हम देखते हैं यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों के बीचों में शक्तियों का बंटवारा रहेगा। किसके किसके बीच में? राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में। हमारे यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर है, तो स्थान के स्तर पे यहाँ पे तीनों स्तर पे शक्तियों का बंटवारा होता है, जहाँ पे सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इनका कार्यों का आवंटन होता है और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एकात्मक जो होता है, एकात्मक जो प्रणाली होता है, संघात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि शक्ति जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र के पास केंद्रीकृत होता है। यहाँ पे इस टर्म में, इस प्रणाली में केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होता है और केंद्र अपना शक्तियों का इस्तेमाल। अब संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया था 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में इनकी शक्तियों की बंटवारा के लिए 3 सूची में बांटा गया था। पहला सूची संघीय सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघीय जो सूची है उसके कानून बनाने का शक्ति केंद्र के पास होता है, राज्यों के पास होता है राज सूची का, और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के पास शक्ति होती है कानून बनाने का। संसद के पास भी और राज्य विधानसभा के पास भी, दोनों के पास शक्ति होती है कानून बनाने का। परंतु यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा मन में कि ये जो शक्ति होती है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पे दोनों का कानून कोलैप्स कर गया, मतलब टकराव होगी दोनों के कानूनों में, तो ऐसे स्थिति में यदि दोनों के कानूनों के बीच में टकराव होता है तो इस स्थिति में संघीय जो कानून है, केंद्र के जो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उनको सर्वोपरि माना जाता है। तो यहाँ पे सर्वोपरि केंद्र के कानून को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है केंद्र और राज्य की जो विधायी शक्ति है, इसको अनुच्छेद कितने में, 245 और 254 के तहत अनुच्छेद किया गया है। अब सवाल उठता है कि संघीय सूची में जब कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र और राज्य दोनों के पास है। लेकिन केंद्र और राज्य के पास दोनों के पास है, केंद्र के कानून सर्वोपरि है। लेकिन आप यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है संवर्ती सूची से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या होगा? राज्यों से यहाँ पे कंसर्न करना जरूरी है, राज्यों से वार्ता करना जरूरी है। लेकिन अब आते हैं हम एडिटोरियल डिस्कशन पे, आज के डिस्कशन पे। संदर्भ क्या है इस डिस्कशन में? इस डिस्कशन के अंदर संदर्भ है कि 7वीं अनुसूची के अंदर जो संवर्ती सूची है, इसके हिसाब से कानून जो सरकार बना रही है, केंद्र सरकार बिना राज्यों से परामर्श लिए एक तरफा कानून बना रही है।
ठीक है, जिसका एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिया जाता है कृषि कानून के रूप में। कृषि कानून के रूप में राइटर बता रहे हैं कि कृषि कानून जो है ये केंद्र संसद ने इसका कानून बनाया बिना राज्यों से कंसर्न किए, यहाँ से राज्यों से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, इन्होंने कानून बना दिया। जबकि ये जो केंद्र की कृषि जो है ये राज्य की सूची में प्रविष्ट 14 में आता है। प्रविष्ट कितने में आता है? 14 में आता है ये राज्य की सूची में। अब देखिए इस तरह से यदि राज्य की सूची में आएगा इसके ऊपर कानून बनाने का किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। लेकिन राज्य ने केंद्र संसद ने ये बताया, केंद्र ने ये बताया कि यह जो सूची है हमने जो क्या है व्यापार और वाणिज्य खंड से किया है, हमने कृषि से नहीं किया है, हमने व्यापार और वाणिज्य खंड से किया है। समवर्ती सूची का प्रविष्टि 33 के अंतर्गत इनके हवाले देते हुए इन्होंने कानून बनाया। ठीक है, आपने समवर्ती सूची से रिलेटेड कानून आपने बना दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने व्यापार और वाणिज्य के लिए ही कानून बनाया, चलिए ये भी आपकी बात मानता हूँ। लेकिन क्या इसके लिए सरकार को समवर्ती सूची पे जो कानून बनाया गया, क्या सरकार को राज्य सरकार से परामर्श लेने की जरूरत नहीं थी? इन्होंने परामर्श नहीं लिया। इसलिए ये क्या होता है कि कृषि से संबंधी जो है ये कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि इसमें राज्य केंद्र ने अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे कानून बनाया। लेकिन इसको एग्जाम्पल आप मत दीजिएगा आंसर में, क्योंकि ये जो कृषि कानून है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, इसका बहुत ट्रेंड में आ चुका है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है, तो इसको मत दीजिएगा। लेकिन दूसरा जो राइटर के द्वारा एक और दिया जाता है, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया जाता है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021। इस अधिनियम के तहत संसद के द्वारा कानून पारित किया गया। इसके लिए भाजपा की जो सरकार है, इसके जो ही राज्य है जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है वो जो राज्य है वही विरोध कर रहे हैं, खासकर उसमें गोवा बता रहे हैं कि यदि सरकार के द्वारा इस तरह का कानून लाया जाता है तो उनके तहत जो कानून बनाया गया है, गोवा टाउन एवं एंटी प्लानिंग एक्ट, गोवा नगर पालिका अधिनियम, गोवा सहित स्थानीय कानूनों के अंतर्गत, तो ये जो कानून है इनके बीचों में टकराव हो जाएगा ये कानून आने के बाद। उसके बाद है कि ये जो कानून आएगा तो इससे पहले मतलब कि प्राधिकरण करने के लिए यहाँ पे ये किया गया था, पहले भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1909, इसके तहत गैर प्रमुख बंदरगाह क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार के पास क्या दिया गया था? शक्तियां दिया गया था। अब ये शक्तियां राज्य सरकार के पास रहेगी। ये कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। इसके तहत कानून चली आ रही थी। लेकिन नया जो कानून बना है इसके नियम से नया जो मसौदा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021, इसमें क्या किया जाएगा? इसको राष्ट्रीय राज्य विकास परिषद के द्वारा इनकी शक्तियों को हस्तांतरित करके किसके पास कर दिया गया? केंद्रों के पास कर दिया गया। इसका नियंत्रण किसके पास रहेगा? केंद्रों के पास रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंसर्न जताई जा रही है राज्यों के द्वारा कि अभी तक राज्यों के पास अधिकार था कि बंदरगाह के प्रबंधन के लिए जो भी नियंत्रण है विनियमन के लिए किसके पास रहेगा? छोटे बंदरगाह के लिए किसके पास रहेगा? राज्यों के पास रहेगा। लेकिन आपने जब ये नया कानून लेके आया, नया विधेयक लेके आए, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये केंद्र सरकार के पास ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ये शक्ति केंद्र सरकार के पास आ रही है। अब देखिए केंद्र सरकार के पास आ रही है तो कहीं ना कहीं ये जो संघवाद की सिद्धांत है ये एकात्मक के रूप में जा रही कि नहीं जा रही है? हमने पहले डिस्कशन किया कि एकात्मक ये होता है कि जहाँ पे केंद्र के पास ज़्यादा झुकाव रहता है, केंद्रों के पास ज़्यादा शक्तियाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पे राज्यों के पास था, राज्य ने केंद्र को ट्रांसफर कर लिया, अपने पक्ष में ले लिया इस चीज़ों को। उसके बाद राइटर के द्वारा तीसरा एग्जाम्पल दिया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल में ये दिया जाता है कि बिजली विधेयक संशोधन अधिनियम 2020, इसमें ये जो सूची है ये समवर्ती सूची प्रविष्टि 38 के तहत आते हैं। इसमें ये बताया गया है कि शक्ति राज्य विद्युत नियम आयोग बनाया जाएगा। पहले जो होता था इसका पूरा का पूरा अधिकार होता था राज्यों के पास। अब ये राज्यों को नहीं करके ये जो शक्ति राज्य विधेयक जो नियम थे इनके पास होता था पहले राज्य सरकार के पास। अब सरकार ने एक काम किया है इसमें कि राष्ट्रीय चयन समिति बनाया जाएगा। राष्ट्रीय चयन समिति की स्थापना की जाएगी। इस राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य जो होंगे, जो नियुक्ति करेंगे, ये कौन करेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर वर्चस्व रहेगा। अब देखिए सिंपल सा समझिएगा, यहाँ पे राज्य चयन समिति, इसके लिए सिफारिश कौन करेगा? केंद्र पड़ेगा। अब जब इसके लिए सिफारिश केंद्र करेगा, इनके सदस्य कौन होंगे ये समिति का? अब ये समिति किसको रिकमेंड करके देगा? नियुक्ति, व्यक्तियों की नियुक्ति पहले राज्य करती थी, अब ये नियुक्ति कौन करेगा? अब ये नियुक्ति समिति करेंगे। और समिति किसका करेंगे? समिति उसी का करेंगे जो केंद्र सरकार के हितों में काम करे।
तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार फैसला है क्या कहाँ पे झुकती नजर आ रही है, केंद्र के पक्ष में जा रही है इन सारी चीज़ों को। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो राज्य है केंद्र के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, वो राज्य इसके ऊपर कंसर्न जता रही है, जिसमें वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसमें कंसर्न जताया जा रहा है। अब देखिए राइटर के द्वारा 3 एग्जाम्पल देने के बाद राइटर बता रहे हैं कि देखिए आपने समवर्ती सूची में जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कानून आप बना सकते हैं, आपके पास अधिकार है कि केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। यदि दोनों के बीच में टकराव होता है तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन आप तो एक काम कर सकते हैं ना, केंद्र से तो परामर्श ले सकते हैं, केंद्र से तो कंसर्न कर सकते हैं इस चीज़ों पे, जिसके लिए सरकारिया जो आयोग था इन्होंने भी सिफारिश दिया था केंद्र को, यदि समवर्ती सूची पे कानून बनाती है शक्तियाँ है प्रयोग करने की, इसके लिए उन्हें राज्य के साथ क्या करना चाहिए, सूक्ष्म प्रबंधन करने की जरूरत है, एक समिति के माध्यम से इनको राज्यों से परामर्श लेने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, इन्होंने भी सिफारिश किया था कि सरकार को क्या करना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से जो अनुच्छेद 263 में दिया गया है उसके माध्यम से सरकार को राज्यों से परामर्श लेने के बाद ही क्या करना चाहिए, समवर्ती सूची पे कानून बनाने की जरूरत है। यदि ऐसा सरकार नहीं करती है और एक तरफा कानून बनाते रहती है तो हमारे जो संविधान में संघीय जो सरकारी जो संघवाद है, इस सरकारी संघवाद को कहीं ना कहीं कमजोर होगी और हमारा जो संविधान है वो भी कमजोर होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें राइटर के द्वारा कंसर्न जताई जा रही है। राइटर के द्वारा निष्कर्ष में ये बताया जा रहा है सरकार कानून बनाए, लेकिन किसके साथ कंसर्न करके, आप राज्यों के साथ कंसर्न करके या राज्यों के साथ परामर्श करके इस पे आप कानून बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। दूसरा आर्टिकल राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति लॉन्च किया है। इसके लिए सरकार ने एक एम रखी है कि 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का इनके पास प्रावधान है। हमने उस दिन भी बताया था कि सरकार क्या करेगी कि जितने भी इनके, मान लेते हैं कि रेलवे है, रेलवे के पास कोई कमरा है, रूम है, ठीक है, वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग काम में नहीं आ रही है कोई, या फिर कोई स्टेडियम है, ये काम में नहीं आ रही, तो सरकार क्या करेगी, सरकार इसमें क्या काम करेगी कि इसको किसी प्राइवेट कंपनियों को दे देगी और प्राइवेट कंपनी इस पे क्या कर सकते हैं, अपना निवेश करके कोई रेस्टोरेंट खोलिए, स्टेडियम के काम करने लगे, कोई एक टूर्नामेंट खोलिए, इसके द्वारा वो अपना वहाँ से काम कर सकती है। तो सरकार चाहती है कि ये तो बिल्डिंग हमारा पड़ा रहता है, स्टेडियम पड़ा रहता है, तो यहाँ से कुछ हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा रोड मैप बनाया गया था। ये रोड मैप जो है नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है, जिससे कि सरकार को वित्तीय पोषण को बढ़ावा मिल सके। अब इसमें राइटर के द्वारा कुछ क्वेश्चन उठाया जाता है। राइटर के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या जो ये संपत्ति मौद्रीकरण के जो 3 तरह के सवाल उठाए जाते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मौद्रीकरण के लिए पहचान की गई संपत्ति निष्कर्ष या प्रदर्शन नहीं करती है, ऐसा है? मतलब इनका कहना है क्या आपने जो संपत्ति को चिन्हित किया है, पहचानित किया है, वो आपका प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो राइटर के द्वारा ये बताया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपने देख सकते हैं कि संपत्ति के रूप में 26,700 किलोमीटर की राजमार्ग, 400 रेलवे प्लेटफॉर्म, 90 रेलवे जो ट्रेन है उसको शामिल किया गया है, दूरसंचार, बिजली रोपण, विद्युत, ये सब सारी चीज़ें, गैस पाइपलाइन, इन सारी चीज़ों को इसमें संपत्ति में निष्कासित रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनके ऊपर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये आपकी प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति है, ये आपकी प्रदर्शन करेगी, मतलब आपके लिए ये बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए काम नहीं करी, आपको कुछ आउटपुट यहाँ से नहीं मिल रहा है। पहला क्वेश्चन का राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये आपके ने जो चिन्हित किया है वो प्रदर्शन कर रही है। अब राइटर के द्वारा दूसरा क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या आम नागरिक के लिए मौद्रीकरण का लाभ होगा? तो राइटर के द्वारा बताया जाता है कि इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, सरकार जब गैस के लिए, बिजली के लिए, दूरसंचार के लिए, रेलवे के लिए परियोजना जब चालू करेगी तो डबल कर देना पड़ेगा जनता को डबल कर देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। एक तो पहला मुनाफा करना, सरकार के द्वारा कर लगाई जाएगी, संपत्ति को बनाने के लिए कर, उसके बाद है उच्च उपयोगकर्ताओं को शुल्क भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे कोई जनता को, आम नागरिक को इसका कोई लाभ नहीं होगा, राइटर के द्वारा बताया जाता है। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या करदाताओं की संपत्ति बेचने, मौद्रीकरण करने के वजह राजस्व बढ़ाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है?
तो राइटर के द्वारा इसमें बताया जाता है कि जी हाँ, दूसरा विकल्प है। हम यदि उनके अंदर जो सुधार करें, खामियों को, किस चीज़ों को सुधार करें, इसमें ये बताया जाता है कि कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए आपने अधिकांश रूप से देखा होगा सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत 2020 में 17.4% की कमी आई थी, जिसके तहत देख सकते हैं कि 40 जो संपत्तियां हैं, 40% जो कंपनियां हैं, इन्होंने घोषित किया अपने आप को कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हम बिना लाभ के काम कर रहे हैं। ये चीज़ें बढ़ के हो गया 2018-19 में 51% कंपनियां बोलने लगी कि हमें कोई लाभ नहीं होता है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, मुनाफा नहीं होता है। अब राइटर के द्वारा बताया जाता है कि कंपनियां ऐसे इसलिए कहती है अपने आप को क्योंकि वह कहीं ना कहीं कर में और कर देने से बचे, इसलिए इस चीज़ों को फ़ायदा उठाने के लिए कंपनियां सरकार को बताती है कि हमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, इनके अंदर सुधार करके और खामियां जो है, जो जितने भी खामियां हैं, इसको दूर करके सरकार राजस्व में वृद्धि कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है इनको मौद्रीकरण करके ही ये राजस्व को बढ़ा सकते हैं। राजस्व को बढ़ाने के लिए कंपनी के अंदर इनको सुधार और खामियों को दूर करके भी इसको कम किया जा सकता है, राइट। तो राइटर के द्वारा निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि जो मौद्रीकरण नीति है, जिसको चिन्हित किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उद्यमी है, इनको जो घाटे हैं उसको वृद्धि करने के लिए हम इसमें चेंज करके कर सकते हैं। राइटर बता रहे हैं कि ये जो मौद्रीकरण नीति है, इस पर फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। विचार विमर्श करके एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो खासकर जिस चीज़ों को आपने पहचान किया है, उनको देखिए कि ये प्रदर्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये परफॉर्मेंस कर रहे कि नहीं कर रहे। जो आपको परफॉर्मेंस नहीं कर रहे उन्हीं को इसमें चिन्हित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हॉल चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जिससे कि आकर्षित करने के लिए, देखिए एक मैं फिर से क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, सरकार वैसे चीज़ों को चिन्हित करके यहाँ पे ना डाल दे जो प्रदर्शन कर रहा है। अब जो प्राइवेट कंपनी होगा वही चीज़ को ज़्यादा लेने के लिए अट्रैक्ट होगा, तो सरकार चाहेगी ना कि इन चीज़ों को भी हम लाए, जिसके द्वारा यहाँ पे हमें जो लक्ष्य बनाया गया है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अब ऐसा चीज़ जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी आएगी? हमने पहले भी इसके लिए बात किए थे कि यदि जो परफॉर्मेंस नहीं करेगी, कोई यहाँ पे 20-25 साल के लिए निवेश नहीं करना चाहेगा। उसको पता है कि 20-25 साल के बाद ये हमारे पास से चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई निवेश नहीं करेगा। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस कर रही है उनके ऊपर विचार विमर्श फिर से सरकार को करने की ज़रूरत है। हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, उसके बाद आपको एक प्रश्न आज मेंस के लिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेज करना है। ये है, संघवाद के भारतीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा कीजिए। इसको आप 250 वर्ड में आपको लिखना है। आपको लिख के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं, या फिर हमारे जो बोधा एस का नीचे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप आंसर लिखिए, लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद से परफेक्ट हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं ना, पहला आंसर ही हमारा बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको लिखना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट इज इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारी चीज़ें खुद टैकल हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप हमारे बोधा एस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। 7 बजे आपको प्रीलिम्स सियान का यहाँ पे अभी नोट्स मिल रहा है, नोट्स मिलेगा। वीडियो जब आना स्टार्ट होगा तो मैं उसके लिए भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। इसके लिए आप बोधा एस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इस जर्नी में आप जितना ज़्यादा नॉलेज बांटेंगे और दूसरों को मदद करेंगे उतना ही आता है। क्योंकि हम DM बन के, कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर बन के हम दूसरों को मदद करने के लिए ही यहाँ पे जाते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।